मैं मयूरेश द्विवेदी पुनः आपका स्वागत करता हूं ज्ञानोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एसएससी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हरित क्रांति की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयत्न करेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि हरित क्रांति, पंचवर्षीय योजनाएं ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कि पढ़ना अति आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आज हम लोग आने वाले कुछ मिनटों में हरित क्रांति की पृष्ठभूमि को समझेंगे। यहाँ देखिए, हरित क्रांति की पृष्ठभूमि, हरित क्रांति की पृष्ठभूमि को हम लोग समझने वाले हैं। हरित क्रांति, जिसे कि हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, हरित क्रांति को हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसे तो हम लोग या तो हरित क्रांति बोलते हैं या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं इसकी पृष्ठभूमि को कि हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो सबसे पहले हम लोग भारत के विषय में जानेंगे, इसके बाद विश्व का अध्ययन करेंगे कि विश्व में हरित क्रांति का उद्भव कैसे हुआ, और इसके उपरांत हम लोग भारत में पुनः से स्वामीनाथन जी किस तरह से हरित क्रांति को लेकर आए और किन किन फसलों का हमने यहाँ पे विकास किया और किस तरह से हरित क्रांति के आने के बाद हमारे खाद्यान्न भंडार का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। हम लोग अपने खाद्यान्न पे ये हो गए, मतलब कह सकते हैं कि खाद्यान्न के मामले में हमें अमेरिका आदि देशों पे निर्भर नहीं रहना पड़ा, हम आत्मनिर्भर हो गए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस हरित क्रांति के लिए कि एक काल है 1943 का। 1943 के समय में आप देखिएगा कि बंगाल में अकाल देखने को मिला। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भारत के बंगाल में भीषण अकाल देखने को मिला, बंगाल में भीषण अकाल। और ये कालखंड कौन सा है? 1943 का। यानी अभी तक हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं, भारत अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बंगाल में जो अकाल हुआ, तो ये अकाल क्यों हुआ? अकाल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ के फसलों में जो भी खेती बाड़ी बंगाल में की जाती थी, वहाँ कीड़े लगने लगे। इसके वजह से जो भी फसल था, कीड़े मकोड़ों की वजह से फसल बर्बाद होने लगा। तो यहाँ से हम लोगों ने ये अनुभव कर लिया कि फसल को कीड़े मकोड़े, टिड्डी आदि बर्बाद कर सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे समय आया 1960 का। 1960 का समय, ये जो 1960 का समय है, 1950-60 का जो समय है, ये विश्व में हरित क्रांति का, अनाज के विकास के लिए और अनाज में कीड़े मकोड़े न लगे, अनाज जो है ये कम समय में हम लोग खाद्यान्न का उत्पादन कर सकें, इसके लिए विश्व में इस समय क्रांति शुरू हो चुकी है। तो 1960 के समय में ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको कि अब हम शॉर्टकट में GR से डिनोट करेंगे और आप समझने का कोशिश करेंगे, तो ये कालखंड जो है 1960 का, इस समय ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ पूरे विश्व में। अगर आप विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग जी। पूरे विश्व में हरित क्रांति अर्थात GR के जनक जो हैं, ये हैं नॉर्मन बोरलॉग जी। नॉर्मन बोरलॉग जी, ये व्यक्ति जो हैं ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। नॉर्मन बोरलॉग जी पे आएंगे, इससे पहले हम लोग भारत की स्थिति को देखते हैं। 1960 के दशक में हमने बताया भारत में जो 60 का दशक है और 70 के दशक का शुरुआत, ये बहुत मुश्किल काल हुआ, क्योंकि 1960 और 70 के बीच में 1962 में चाइना से हमने युद्ध किया, 63 में अकाल हुआ, 65 में पुनः युद्ध हुआ, समझ रहे हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि पुनः से 1971 में फिर से हम लोगों ने युद्ध किया। इन युद्धों के वजह से हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है
इकोनॉमी एकदम बर्बाद हो गई, कोलैप्स कर गई। इस वजह से हम लोगों की जीडीपी जब यहाँ पे बर्बाद हो गई तो आप देखेंगे कि हमारे खाद्यान्न की स्थिति भी खराब होने लगी, क्योंकि जो खर्च हमें फसल पे करना चाहिए था, फसल के विकास के लिए करना चाहिए था, वो खर्च हम लगे करने सैन्य जरूरतों के लिए, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने सोचा कि हमारे सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी आवश्यक है, इसलिए यहाँ से हमने बम बनाना, आर्टिलरी बनाना और खरीदना ये सब शुरू कर दिया। और यहाँ आप देखेंगे कि इन युद्धों और अकाल 1966 में आया अकाल भी इसके लिए एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है, हो नहीं सकता है, ये एक प्रमुख मुद्दा है ही। तो 1966 का जो अकाल आया, सॉरी, ये अकाल भी ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एक बहुत अच्छी पृष्ठभूमि तैयार कर गया। अब देखिए ये सब कालखंड है, भारत में कृषि के विकास के लिए इतनी सारी चीज़ें जो है, इतनी सारी घटनाएं कृषि के विकास के लिए बार बार वैज्ञानिकों को प्रेरित कर रही है कि हमारे खाद्यान्न की पूर्ति तभी संभव है जब हम लोग खाद्यान्न की अर्थात कृषि की क्रांति करें, इसमें आमूलचूल परिवर्तन करें। इसी समय जापान के एक वैज्ञानिक हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ देखिएगा कि जापान के एक वैज्ञानिक ने एक उन्नत किस्म का बीज ये किया, बनाया, एक उन्नत किस्म के बीज का निर्माण किया। जापान के वैज्ञानिक ने एक उन्नत किस्म के बीज का विकास किया। इस बीज को हम लोग जानते हैं नॉरेन 10 नाम से, इस बीज को नॉरेन 10 नाम से जानते हैं, सॉरी, नॉरेन 10 नाम से इस बीज को हम जानते हैं। अब देखिए जापान के वैज्ञानिक ने इस नॉरेन 10 बीज को विकसित तो कर लिया, लेकिन इस बीज का विकास करने के लिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं पूरे विश्व में, नॉर्मन बोरलॉग जी, यहाँ पे देखेंगे नॉर्मन बोरलॉग, ये व्यक्ति इन बीजों को लेकर अमेरिका की एक लेबोरेटरी में लेके जाते हैं, अमेरिकी लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं। और इसी लेबोरेटरी में नॉर्मन बोरलॉग जी ने 3 प्रकार के बीजों को विकसित किया। एक बीज का नाम है सोनारा, दूसरे का नाम है टिट्रिकेल और तारमा रोजा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन नॉरेन 10 बीजों से सोनारा, तारमा रोजा और टिट्रिकेल, ये 3 बीज विकसित किए गए। और ये तीनों बीज इस प्रकार के हैं, अमेरिकी लेबोरेटरी में नॉर्मन बोरलॉग जी ने इन तीनों बीजों का विकास किया। ये तीनों बीज इस प्रकार के हैं कि ये सूखा प्रवण कृषि कर सकते हैं, अर्थात अकाल की स्थिति में भी ये पैदावार कुछ न कुछ तो दे के जा ही सकते हैं। तो इनमें कम पानी की आवश्यकता है, ठीक। इसके साथ ही आप देखिएगा कि इसमें कीट फतिंगे कम ही लग सकते हैं, और इन बीजों की एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इन बीजों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये सब बीज कम ही समय में उत्पादन दे जाते थे, अनाज का उत्पादन ये कम ही समय में कर जाते थे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कम ही समय में उत्पादन संभव हो पाता था।
हो पाता था और कम ही समय में उत्पादन इसलिए भी हो पाता था क्योंकि ये जितने भी बीज हैं, सोनारा, तारमारोजा और टिट्रिकेल, ये सभी बीज इनके तने छोटे थे। तने जो थे ये छोटे थे। जैसे आमतौर पे आप देखेंगे कि हमारे गांव में भी आज के 20-30 साल पहले जो धान की फसल होती थी वो काफ़ी लंबी लंबी होती थी, गेहूं भी काफ़ी बड़ा बड़ा होता था। लेकिन आप देखिएगा कि आज के समय में छोटा छोटा धान का पौधा ही बहुत अच्छा बाली निकल आता है इसमें। तो ये क्या है? ये उन्नत बीज है। ये बीज फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बहुत आसानी से कर पाते हैं। सूर्य से प्रकाश संश्लेषण इनका जल्दी हो पाता है। छोटे तने के बीजों का प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छा होता है। विज्ञान के विद्यार्थी इस बात को समझ रहे होंगे। प्रकाश संश्लेषण जो है ये बहुत अच्छा हो पाता है। प्रकाश संश्लेषण अच्छा होने की वजह से ये जो फसल है, छोटे तने के ये जो बीज हैं जल्दी पक जाते हैं। ऐसे फसल जल्दी पक जाते हैं, जल्दी पक जाते हैं। और अगर फसल एक बार जल्दी पक जाए तो ये वर्ष में जल्दी पकने की वजह से इन बीजों के आने के कारण वर्ष में हम एक ही फसल का 2-3 बार उत्पादन करने लगे। 2 से 3 बार उत्पादन करने लगे। अब देखिए, एक ही फसल, जो धान या गेहूं का फसल हम लोग वर्ष में एक बार ही उगा सकते थे, उस फसल को नॉरेन 10 नाम के जो बीज से विकसित सोनारा, तारमारोजा और टिट्रिकेल जैसे बीज हुए, ये वर्ष भर में 2 से 3 बार उगाने लगे। अब जब एक ही फसल 2 से 3 बार उगने लगा तो हमारी कृषि व्यवस्था जो थी वो बहुत अच्छी हो गई और हमारा उत्पादन भी बहुत अच्छा हो गया। इन सब को देखते हुए, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, इन सब को देखते हुए हमारे भारत की स्थिति जब हम देखेंगे तो एक व्यक्ति हुए MS स्वामीनाथन जी। स्वामीनाथन जी, ये जो MS स्वामीनाथन नाम के व्यक्ति हैं, ये उसी लेबोरेटरी में काम करते थे जिस लेबोरेटरी में नॉर्मन बोरलॉग जी काम करते थे। तो उस लेबोरेटरी में इन्होंने देखा कि नॉर्मन बोरलॉग ने ऐसे बीजों का विकास किया है जिनके तने बहुत छोटे हैं और प्रकाश संश्लेषण होने से वर्ष में 2-3 बार फसल उत्पन्न हो जाता है। हमारे भारत में भी खाद्य का संकट है, तो क्यों ना हम इन बीजों को लेकर के भारत में जाएं। इसको देखते हुए स्वामीनाथन जी ने स्वामीनाथन जी ने एक संस्था से मदद लिया जिसका नाम था फोर्ड और फ्लेयर फाउंडेशन। फोर्ड और फ्लेयर फाउंडेशन, इस फाउंडेशन से स्वामीनाथन जी ने आर्थिक मदद लिया। यहां पे देखेंगे, आर्थिक मदद लिया इन्होंने। अब आर्थिक मदद लेने के पश्चात ये ग्रीन रिवॉल्यूशन को भारत तक लेके आ गए। ग्रीन रिवॉल्यूशन को भारत में लेके आ गए। और जब ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में आया उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा जी हैं, सॉरी, इस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। इन्होंने स्वामीनाथन जी के इस प्रयास का खूब समर्थन किया, लेकिन किसी कारणवश विपरीत परिस्थितियों में हमारे उस समय के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो गया। इसके बाद भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं, यहाँ देखिएगा, इसके बाद भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं श्रीमती इंदिरा जी, इंदिरा गांधी जी।
और इस समय इंदिरा गांधी जी ने भी इनके नॉर्मन बोरलॉग जी के इस प्रयास का समर्थन किया, क्योंकि भारत में कृषि की व्यवस्था एकदम चरमराई हुई थी। हम खाद्यान्न उत्पादन में एकदम पिछड़े हुए थे और जो अनाज हम अमेरिका से मंगवाते थे उसकी स्थिति इतनी खराब होती थी कि उसे सूअर भी नहीं खाते थे। तो यहाँ पे हमारे एक व्यक्ति राजनीतिक पिता हुए हरित क्रांति के हमारे भारत में, जो कि चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी हैं, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी नाम से पता चलता है दक्षिण के रहे होंगे। ये उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे और इन्होंने स्वामीनाथन जी को फाइनेंशियली खूब सपोर्ट किया। फाइनेंशियल सपोर्ट किया और इसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने के बाद ये जो हरित क्रांति है ये भारत में आ गई और हमने हरित क्रांति से जौ, बाजरा, गेहूं और ज्वार जैसी फसलों का खूब विकास किया। ज्वार जैसी फसलों का खूब विकास किया। इसी के साथ आप देखिएगा कि नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो हरित क्रांति है ये सिर्फ भारत तक ही या फिर कुछ देशों तक ही सीमित नहीं रही, ये एक वैश्विक क्रांति बोल सकते हैं इसको। जो हरित क्रांति है इसे हम लोग वैश्विक क्रांति बोल सकते हैं। वैश्विक क्रांति, क्योंकि भारत के अलावा मैक्सिको, पाकिस्तान आदि कई देशों में इसका ये हुआ, विस्तार हुआ, इसलिए इसे हम लोग वैश्विक क्रांति के नाम से जान सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हरित क्रांति किस तरह से भारत में आई और किस तरह से किन किन फसलों का विकास हुआ और किस तरह से भारत के लिए ये एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ और भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप इसी तरह के कंटेंट को ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जहां कि आपको पीडीएफ बना के और रट्टा न मरवाया जाए, जहां कि आपको अच्छे से लिख लिख कर पढ़ाया जाए, अच्छा कंटेंट अगर आप लेना चाहते हैं इस प्रकार का, और पलामू, गढ़वा और लातेहार के स्टूडेंट हैं तो आप ज्ञानोदय एकेडमी आ सकते हैं, जहां बैंक, रेलवे, एसएससी के लिए और सिपाही जैसे एग्जाम के लिए सुबह और शाम दोनों समय हम लोग क्लासेज चलवाते हैं। तो आप अवश्य एसएससी और बैंक का प्रिपरेशन करने के लिए ज्ञानोदय एकेडमी आबादगंज आ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।